गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं, ठीक है, या फिर उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक दिस स्टार्ट करते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी स्पेशल फीचर्स, इंपॉर्टेंट वंस आर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, अनेक विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ फीचर्स को हम पढ़ेंगे जो कि क्या है, आईएमपी है या इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज है रिटन एंड लार्जेस्ट। फर्स्ट टॉपिक देखिए, फर्स्ट टॉपिक रिटन एंड लार्जेस्ट। रिटन दैट मीन्स क्या होता है, लिखना या लिखित। हम लिखते हैं ना, रिटन दैट मीन्स लिखित या लिखना। लार्जेस्ट का मीनिंग क्या होता है, बड़ा या विस्तृत। तो हमें ये किसकी फीचर्स पढ़ रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये रिटन और लार्जेस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बोल सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तो रिटन फॉर्म में है, ओरल नहीं है, बोला नहीं गया है, एक लिखित फॉर्म में है, लिखा गया है रिटन फॉर्म में। ठीक है, हमें ये लिखे हुआ देखने को मिलता है। एंड लार्जेस्ट दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लार्ज है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब भारतीय संविधान कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, लिखित है। और इसका निर्माण कैसे किया गया है, कैसे ड्राफ्ट किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थ्रू ड्राफ्ट किया गया है, उसी ने बनाया, उसके द्वारा बनाया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे विस्तृत है। It has 395 articles, 12 schedules and is divided into 22 parts. ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 395 आर्टिकल्स, उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 395 हैं, शेड्यूल्स हैं 12 हैं, कहीं कहीं स्टार्टिंग में ये किसी किसी बुक में 8 देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से जो सही है वो 8 ही है, इसमें गलती से 12 हो गया क्योंकि अभी करंट में 12 है। ठीक है, और इसमें जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 22। ठीक है, तो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए लार्ज है, क्योंकि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं, और पार्ट्स कितने हैं, 22 पार्ट्स हैं। ओके, अभी मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और अभी करंट में ये बढ़ गए हैं, कितने हो गए, आर्टिकल्स 448 हो गए हैं, जो पार्ट्स हैं वो 25 हो गए हैं, और शेड्यूल्स 12 हैं। पहले 8 थे, अब 12 हो गए। ठीक, ये करेक्ट है। हम न्यू बुक में चेक करेंगे, फिर हम इसको भी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, हमारे का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज है। अभी कैसे ऐड होते जाते हैं हमारे इसमें, क्या अमेंडमेंट की प्रोसेस है। मतलब दैट मीन्स हमें कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ बुरा है तो उसको ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, नई नई धाराएँ आ जाती हैं कि इस धारा के थ्रू ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं और हटती जाती हैं। Whereas there are 7 आर्टिकल्स इन द अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में कितने आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, 7। ठीक है, 147 आर्टिकल्स इन कैनेडियन, और कैनेडियन में 147। ठीक है, एंड 128 आर्टिकल्स इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने 128 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, और हमारे में कितने हैं 395। तो हमारा क्या है, एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट रिटन फॉर्म में है। फर्स्ट पॉइंट है फिनिश। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड दैट मीन्स क्या होता है, कड़ा या कठोर या हार्ड। फ्लेक्सिबल दैट मीन्स फ्लेक्सिबल, लचीला, जैसे रबर बैंड होता है, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो यह किसके स्पेशल फीचर्स बता रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के, वो या तो रिजिड है या फ्लेक्सिबल, दोनों ही क्वालिटी हमारे इसमें देखने को मिलती हैं। A constitution is termed as rigid or flexible on the basis of process adopted for the amendment। ठीक है, अभी किस बेस पे बोला जा रहा है कि जो हम अमेंडमेंट करते हैं, जो उसमें संशोधन करते हैं किसी में कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, प्रोसेस दैट मीन्स उसकी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कि कैसा हम उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, इजीली कर रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बेस पे इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल बोला गया है।
नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सिंपल प्रोसेस फॉलो फॉर द फ्रेमिंग सिंपल लॉज इट इज़ टर्म एज फ्लेक्सिबल। ठीक है, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन को में कुछ चीज़ अडॉप्ट करते हैं और कोई चीज़ उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें ऐड करना चाहते हैं, यदि वो प्रोसेस उसको फ्रेम करने की जो प्रोसेस है यदि वो सिंपल होती है, सिंपल लॉज के थ्रू उसमें हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या कौन सी प्रोसेस हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। बट इज इज स्पेशल प्रोसेस इज नीडेड फॉर अमेंडमेंट देन इट इज़ टर्म्ड एज रिजिड ऑफ इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, अब इनफ्लेक्सिबल या रिजिड क्या होती है, यदि हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो इनफ्लेक्सिबल या रिजिड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि सिंपल प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और यदि स्पेशल प्रोसेस है, प्रोसेस दैट मीन प्रक्रिया, उसको करने की क्रिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की क्या होती है, 3 प्रोसेस होती हैं, 3 प्रक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, सर्टेन प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इमीडिएटली अ सिंपल मेजोरिटी, या तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाता है। मेजोरिटी दैट मीन्स बहुमत, जिसके ज़्यादा बहुमत होंगे, दैट मीन्स एक क्लास में 50 बच्चे हैं, यदि मैं 50 बच्चे हैं और 2 डिमांड आ रही हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि उसको संस्कृत पढ़नी है, जैसे मैं 2 लेक्चर पढ़ाती हूँ, कोई बोल रहा है संस्कृत पढ़नी है और कोई बोल रहा है सोशल पढ़नी है, तो जिन बच्चों की मेजोरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा बच्चे जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे मैं वो वाला पढ़ा दूँगी, तो ये क्या हो गई, मेजोरिटी हो गई। तो एक सिंपली फॉर्म होता है कि एक मेजोरिटी के फॉर्म में, ठीक है, जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय specified majority and certain important one can only be amended by specific majority and consent of 50% number of state। thus मेरे इसमें आधे आधे वर्ड गायब है इसलिए, ठीक है, thus it is a mix of flexible and rigid। ठीक है, जो संसद के या तो सिंपल मेजोरिटी होती है या फिर स्पेशल मेजोरिटी होती है, जब स्पेशल मेजोरिटी होती है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, तो आगे जाके वो क्या होता है, उसको हम आपने देखा होगा के साथ साथ जब स्पेशल मेजोरिटी मिलने लगती है तो 50% नंबर ऑफ स्टेट, मतलब किसी स्टेट के आधे 50% लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं या उसकी मेजोरिटी होती है, तो इस बेस पे क्या किया गया है, उसको फ्लेक्सिबल या रिजिड बोला गया है। दैट मीन्स देखो, हमारे यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, कोई भी संशोधन हो रहा है, लोग इजीली एग्री हो गए हैं तो उसमें सीधे सीधे अमेंडमेंट हो जाएगा। यदि एग्री नहीं हो रहे हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोसेस करनी पड़ रही है, इसके थ्रू ये मेजोरिटी चाहिए, वो चाहिए, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, ये सारी प्रोसेस से जब वो होकर गुजरता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिजिड में हो जाता है। और इसी बेस पे हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल और रिजिड 2 टाइप की क्या है, प्रोसेस है। सो विजन स्टेट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट मीन्स क्या होता है, एक श्रेष्ठ राज्य, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें जो क्वालिटी होना चाहिए वो उसमें है। द कंट्री विल डिसाइडेड इज फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, इट इज़ नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल्स एंड इट कैन हैव ऑन पॉलिसी एंड ऑफ बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, ऐसा राज्य या ऐसी कंट्री जिस पे विदेशी फॉरेन के लोगों का या फॉरेन की कंट्री का कोई अधिकार नहीं होता, कोई किसी के उसके अंडर में नहीं होती, ठीक है, और जिसका खुद का राज चलता है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन को डिसाइड करती है, ठीक है, तो ऐसा क्या है। और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने खुद की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या करती है, डिसीजन लेती है, ठीक है, मतलब उसका बाहरी लोगों का या फॉरेन के लोगों का या फॉरेन कंट्री का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, भाई अपने आप एक श्रेष्ठ है, एक बेस्ट है, ठीक है, अपने डिसीजन खुद लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट दैट मीन्स क्या होता है, समाजवादी या पंथ निरपेक्षता। अब समाजवादी और पंथ निरपेक्षता का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। सेकुलर दैट मीन्स होता है, हिंदी में जो इसका मेन वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष। उसका मीनिंग समझिए, सेकुलर, सेकुलर दैट मीन्स पंथ निरपेक्ष या इसको एक धर्म निरपेक्ष। अब देखिए इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट गॉड को मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, जब वो कोई डिसीजन लेती है, कोई प्लान लाती है, कोई योजना लाती है या कुछ भी करती है, तो वो किसी एक रिलीजियस को एम करके वो काम नहीं करती है। वो क्या करती है, उसके लिए सारे धर्म, सारे रिलीजन जो है वो बराबर हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे किसी एक को प्रायोरिटी ना देके सबको क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है, ठीक है। इक्वल मान के उसके लिए काम किया जाता है, ठीक है। सोसाइटी या कंट्री को देखा जाता है ऐसा स्पेसिफिक, जैसे कॉलोनी है तो कॉलोनी में 10 या 100 घर हैं, ठीक है। अब उसमें से सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर घर को नहीं देखूंगी कि सिर्फ यही घर मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए वो पूरी कॉलोनी ज़रूरी है, यदि सिर्फ कॉलोनी की बात की जाए। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके लिए सब इक्वल हैं, उसके लिए कोई अलग से नहीं है, या कोई बड़ा नहीं है या कोई छोटा नहीं है। वो हिंदू को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ ज़्यादा देगी, मुस्लिम को कम देगी, या मुस्लिम को ज़्यादा देगी, हिंदू को कम देगी। तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। उसके लिए सब क्या है, इक्वल है, और वो सबके लिए इक्वल ही काम करती है। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक स्पेशल फीचर क्या है, सेकुलर है, ठीक है, सेकुलरिज्म है। उसमें पंथ निरपेक्षता है, वो किसी स्पेसिफिक जो धर्म है उसको क्या करती है, बढ़ावा नहीं देती या प्रायोरिटी नहीं देती, ठीक है। सोशलिज्म है, समाजवाद है, ठीक है, हम समाज को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। सब लोग साथ में मिलकर चलते हैं, सारे काम साथ में करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक स्पेशल फीचर है सोशलिज्म एंड सेक्युलर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बाय अ सोशलिस्ट स्टेट इज मीन that the Indian economy shall be based on socialistic pattern of society. Minimum basic needs of every Indian shall be fulfilled. Socialism as per the Indian constitution shall be adopted. The idea of secularism has been cherished in the constitution, ठीक है। सोशलिज्म का जो सोशलिज्म स्टेट का मीनिंग क्या है, इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड है। ये क्या करती है, इधर सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करती है, उनको पूरा करने का काम करती है। इट मीन्स दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्टेड ऑफ ऑल रिलीजियस beliefs but will not have any particular religious as a state religious. The state shall not discriminate citizens on the basis of religion. Every citizen is free to follow the religious the belief, ठीक है। वही बात है, सेकुलरिज्म का मीनिंग बताया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड है, और ये क्या करती है कि जो रहने वाले लोग हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम नीड्स को फुलफ़िल करती है, ठीक है। और सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, किसी एक को ना चुन के उनमें भेदभाव किए बिना सबके लिए एक पॉइंट से सोचती है। और यहाँ पर रहने वाले हर एक रिलीजियस को, हर एक इंडियन सिटीज़न को क्या है, अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजियस के बारे में विश्वास करना, उसका धर्म और उपासना करने की क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारी जो शासन प्रणाली है, जो गवर्नमेंट है, उसकी क्या है, वो संसदीय प्रणाली है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का। अब कैसे है वो हम बताते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान में ने क्या किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अंडर दिस सिस्टम द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट
is the titular head. The council of ministers follow the principle of combined responsibility. In case vote of no confidence is passed in the parliament, the cabinet of minister has to resign. पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, फॉर्म है गवर्नमेंट का, उसमें जो उसकी मेन पावर्स होती हैं वो किसके पास रहती हैं? वो मिनिस्टर के पास रहती है, और प्रेसिडेंट इसमें सिर्फ नाम मात्र होता है। ठीक है, सारे डिसीजन कौन रहता है? मिनिस्टर ही। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें जो मिनिस्टर होता है वो किस प्रिंसिपल पे अपना बेस रहता है या किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, एक साथ सामूहिक रूप से साथ में मिलकर, कंबाइंड होकर मिलके। ठीक है, यदि लोकसभा में ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट के अगेन उस पर बिलीव नहीं कर पाती है, तो क्या होता है? एक प्रस्ताव पारित होता है, एक बिल पास्ड होता है, और उसके बाद क्या करना पड़ता है? जो मिनिस्टर होता है उसको रिज़ाइन देना पड़ता है अपनी पोस्ट से। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। कभी टीवी पे देखा होगा कि जब कोई बिल पास होना होता है तो लोकसभा राज्यसभा से होते हुए जब उनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद वो एज अ बिल पास होता है। यहाँ तक हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। बचे हुए 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, रिटर्न सबसे पहला हमने देखा, रिटर्न है लार्जेस्ट। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, इट इज़ रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल, और वो कैसा है? रिजिड दैट मीन्स कठोर, और फ्लेक्सिबल दैट मीन्स लचीला उसकी। सो वेर इज स्टेट दैट मीन्स हमारी जो स्टेट है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सोशलिज्म एंड सेक्युलर, दैट मीन्स यहाँ पे कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है? सामाजिक और पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सेक्युलर। और यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, बचे हुए पॉइंट हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।